दे दिए जाएं, मतलब 3-4 जवाब होंगे एमसीक्यूज़ में जिस तरह होता है, तो आपको उसको ही बस टिक करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अभी क्विज़ दिया है ना ग्रुप में, हो सकता है उस तरह ही है। अच्छा, तो हमें स्टार्ट करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट मास्टरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस अमीन आलम की सबसे पहले पेज से, पार्ट नंबर 2 स्लाइड है ये। तो मुझे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं इसमें, और कितने लोग जो हैं वो मतलब ये इसको पहले से फॉलो कर रहे थे। मैंने तो अभी 60 तक बस किए हैं। ठीक है, और कोई? मैंने सर मैंने रिव्यू तो 150 तक। 200। सर मेरा भी 65 तक पेज तक हुआ है। सर मैंने 150 तक देखे, उसके आगे नहीं देखे मैंने, क्योंकि वो चीजें सर हार्ड मैंने लगी। 200 पूरे देखे, बट बहुत कुछ ना नहीं पढ़ा हुआ था उसमें, तो 200 से तक हो गया था। सर मैंने भी रिव्यू कर लिया 200 का, लेकिन सर काफी चीजें वन ऐसी से लेके ना 60 तक रिव्यू ऐसी करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं कि वो आप आधे घंटे में या पौने घंटे में कवर कर लेंगे ना, तो आप पहले उनको कवर कर दीजिए, फिर उसके बाद डिवाइड कर दीजिए कि आज आप पढ़ाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने पेजेस तक हम कवर कर चुके हैं, इसको डेज के हिसाब से कवर करते हैं। एक ही दिन में सब करके सर कुछ याद नहीं होगा। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है वेरिएबल इन नॉन प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल इन नॉन प्रोग्रामिंग जो है हम वो नहीं पढ़ेंगे, हमें डायरेक्ट जो प्रोग्रामिंग वाली एग्जांपल है वो चाहिए। तो वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, इसमें ये कहते हैं कि इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर डाटा दैट कैन बी चेंज मैनिपुलेटेड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल हैव नेम्स सो यू कैन रेफर टू दैम एंड मैनेज देयर कंटेंट ईजली। मतलब एक वेरिएबल जो है आप उसको डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसको बाद में उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसको देखते हैं कि इसका सिंटेक्स किस तरीके से बताया है इन्होंने। जैसे हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा था ना कि जब हम लिखते हैं लेट वेरिएबल का नाम इक्वल टू फिर उसकी वैल्यू देते हैं, तो इसको क्या सर कहते हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, मैं दोबारा कनेक्ट आपकी कर दूँ? आवाज। मैं दोबारा कनेक्ट कर दूँ? जी, मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों स्क्रीन भी आ रही है। को? स्क्रीन भी कट हो रही है, आवाज़ भी कट हो रही है। अभी तो सही आ रही है सर। अभी सही आ रही है सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, अपनी पिछले क्लासेस में हमने ये देखा था कि जब लेट लिख कर, लेट के कीवर्ड से वेरिएबल का नाम लिखकर जब हम उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नेम्ड फेवरेट कलर एंड असाइन इट द वैल्यू ब्लू। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम फेवरेट कलर रखा है, और वो फेवरेट कलर जो है उसकी वैल्यू क्या है, ब्लू है। तो ये तो हो गया भाई सिंपल, जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या होता है, एक कीवर्ड होता है लेट का, कॉन्स्ट का, और उसके बाद लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क आप सबको पता है, लेट चेंज हो जाता है, कॉन्स्ट चेंज नहीं होता है। उसके बाद आता है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम जब हम लिखते हैं तो इसमें हम नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। नेमिंग कन्वेंशन में आगे जाके वो बताएंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाम लिखने का बेसिकली कुछ तरीका होता है, तो उस तरीके कार को हमें फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है।
तो किसी भी चीज़ को असाइन करने के लिए, मतलब जो हमारी राइट साइड वाली चीज़ है वो लेफ़्ट साइड वाली उसमें असाइन हो जाती है। तो ब्लू को हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में ब्लू लिखा और ब्लू को हमने असाइन कर दिया फेवरेट कलर के वेरिएबल को। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? यस सर। जी। तो यहाँ पर भी सिंपली वो यही बता रहे हैं कि लेट फेवरेट कलर इज़ इक्वल टू ब्लू। तो उन्होंने एक वेरिएबल बनाया और उसको console डॉट लॉग करा दिया, और console डॉट लॉग कराने के बाद उनको टर्मिनल में रिज़ल्ट मिलेगा ब्लू। तो मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि वेरिएबल को बनाते किस तरीके से हैं, या अगर अच्छे उसमें कहें टर्म में तो वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। तो इन्होंने ये बताया। उसके बाद एक चीज़ ये आती है जो शुरू में काफ़ी लोग परेशान थे, हो सकता है कि अभी भी हों, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को सेव करते हैं अपने फ़ोल्डर में, तो मे बी आपके पास कुछ इस टाइप की फ़ाइलें आती हों, और लोग शुरू में क्या करते थे कि वो फ़ोल्डर के अंदर से जाके ना इसको प्ले करने की कोशिश करते थे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक वाइल या टू डू या फिर वाइल का एक वो बना हुआ है, फ़ाइल बनी हुई है, और अगर मैं अपने कोड प्रैक्टिस के फ़ोल्डर में आऊँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ, तो जब मैं यहाँ से ओपन करूँगा ना तो वो वी एस कोड के अंदर ना खुल के वो ऐसे मीडिया प्लेयर में खुल रही है फ़ाइल, और मतलब किसी में वी एस कोड यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से खोलने की कोशिश करूँ तो वो ये वाली फ़ाइल तो खुल गई। चलें, मतलब एक्सटेंशंस चेंज होने की वजह से ना लोगों को बीच में प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई मैं टाइप स्क्रिप्ट जो मैंने काम किया है उसको मैं फ़ोल्डर में आके इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रही है फ़ाइल। तो बेसिकली ओपन करने का तरीका क्या था कि आपको अपने वी एस कोड में जाना था, वी एस कोड आपको ओपन करना था। वी एस कोड आपको मिल जाता है यहाँ स्टार्ट मेन्यू से, यहाँ पर आप लिखते हैं वी एस कोड तो वो आपके पास आ जाता। या फिर अगर आपने जब वी एस कोड इंस्टॉल किया तो आपने डेस्कटॉप पे अगर उसको रखा होगा तो वो आपके डेस्कटॉप में भी आ जाएगा। ना है तो आप यहाँ से भी वी एस कोड को ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने वी एस कोड को ओपन किया तो वो आपके पास एक शायद ब्लैंक वी एस कोड खोल कर दे दे, हाँ, और यहाँ से आप जाके अपनी फ़ाइल जो है इस ये जो ऊपर लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर जो फाइल का ऑप्शन है यहाँ से जाके ओपन फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी फ़ोल्डर की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप में जाऊँ और कोड प्रैक्टिस में जाऊँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँ तो अब मेरे पास वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो मैं इस तरीके से ओपन करता। अगर मैं अपने फ़ोल्डर में आता और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ वी एस कोड करता तब भी मुझे वही मिलता, और मैंने स्टार्ट मेन्यू से किया तब भी मुझे वही मिला। तो टाइप स्क्रिप्ट की जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को देखने के लिए या उसमें काम करने के लिए हम इसको फ़ोल्डर में से डायरेक्ट क्लिक करके ओपन नहीं करेंगे, हमें वी एस कोड की मदद से इसे देखना है या इस पर काम करना है। तो ये शुरू में तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आ रही थी, वो काफ़ी परेशान थे कि भाई ये मेरी फ़ाइल यहाँ से क्यों नहीं ओपन हो रही है। तो अब तो नहीं होगी, मुझे अंदाज़ा है कि अब नहीं होगी आप लोगों को परेशानी इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये बता रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो है उसकी फ़ाइल आपके फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। जैसे ही आप टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल वी एस कोड में बनाते हैं और वी एस कोड में बनाने के बाद आपके टाइप स्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है वो उसमें सेव हो जाएगी, और उसकी एक्सटेंशन क्या आएगी, टी एस एक्सटेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप, अगर मेरे यहाँ वी एस कोड के अंदर बहुत सारी फ़ाइलें बनी हुई हैं टाइप स्क्रिप्ट की, और मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो मैं वाइल को मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर जो है ना टाइप टी एस, इस टाइप टी एस को अगर मैं राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पर इसके एक्सटेंशन जो है ना वो डॉट टी एस है। जब आपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई थी तो आप टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल का जो नाम है वो आप लिखते हैं वाइल, और उसके बाद आप डॉट टी एस लगाते हैं तो वो इसकी एक्सटेंशन बन जाती है, वो मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाती है। तो वो यहाँ पर एक्सटेंशन भी आ रही है।
तो ये बात हमें समझ में आ गई थी बाद में कि भाई फोल्डर के अंदर से जाके इसको ओपन नहीं करते, VS कोड की मदद से ओपन करते हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, इन्होंने वो CMD वाला तरीका इसमें बताया हुआ है। तो CMD वाले इस जो हम एड्रेस बार के ऊपर CMD लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और फिर हम कोड डॉट लिखकर VS कोड को ओपन करते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ सर। नहीं सर। अच्छा, फिर यहाँ पर उन्होंने कंपाइलेशन का तरीका बताया हुआ है कि TSC main.ts। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी पता होगा कि अगर आप tsconfig.json की फ़ाइल नहीं बनाते और डायरेक्ट अगर आप सिर्फ जैसे कि एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते हैं और उसको कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं, तो आपको TSC के साथ उस फाइल का नाम लिखना पड़ता है। और अगर आप tsconfig.json की फ़ाइल बनाते हैं और अगर आप अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि सिर्फ TSC लिखने से आपकी तमाम टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइलें वो कंपाइल कर देता है। ये बातें आप सबको पता है ना? जी सर। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को जब भी देखना होगा हमें, तो हम नोड लिखकर main.js, जैसे इनकी फ़ाइल का नाम main.js है तो main.js करके हम देखेंगे। दूसरी बात ये कि जो नोड हमारा है, नोड बेसिकली एक हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है। रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, नोड है क्या? बेसिकली नोड जो है, पहले हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारे सिर्फ ब्राउज़र के अंदर चलती थी। ब्राउज़र मतलब जैसे आपका गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, मोज़िला है, इस टाइप की ब्राउज़र्स के ऊपर वो सपोर्टिव थी। मैं आपको अगर यहाँ पर MDN के किसी डॉक्यूमेंट में दिखाऊँ तो वो कंपैटिबिलिटी वो बताते हैं कि ये जो है ना इन तमाम ब्राउज़र्स के ऊपर कंपैटिबल है। शायद इसमें इन्होंने बताया हो, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो है गूगल क्रोम में एज, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, तो इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं Node.js। अगर आप देखें ना तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर ये तमाम जैसे कि गूगल क्रोम, एज, फायरफॉक्स, मोज़िला और सफारी, और मोबाइल के ऊपर ये बता रहे हैं क्रोम, एंड्रॉयड, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, सैमसंग इंटरनेट और वेब व्यूअर। ये मोबाइल के अंदर जो जो आपके ब्राउज़र होते हैं ये उसका बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम में आपके पास Node.js है और डीनो है। डीनो और Node.js दोनों एक टाइप की चीज़ हैं, लेकिन हम Node.js पढ़ लें तो इसलिए हम Node.js के ऊपर ही फोकस करेंगे, डीनो को हम नहीं देखेंगे। अच्छा, Node.js जो है वो रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली पहले जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर चलता था, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स, मोज़िला हो गया या ओपेरा हो गया, इसके ऊपर चलता था। तो जब भी हमें अपना काम देखना होता था तो हम index.html की फ़ाइल बनाकर और उसको वेब पेज के ऊपर देखते थे कि हमने बनाया क्या है। या कॉन्सोल, वेब पेज के अंदर भी कॉन्सोल होता है, तो हम कॉन्सोल में यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ ना तो आपको यहाँ पर कॉन्सोल नज़र आएगा। ये कॉन्सोल जो है ये आपको रिज़ल्ट बताता था। आप जो भी प्रोग्राम करके लाते थे index.html की फ़ाइल की मदद से आप यहाँ पर देख लेते थे कि भाई कॉन्सोल में रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यही सारा काम हम कर रहे हैं टर्मिनल में अपने। यही सारा काम अब जो हम अपने टर्मिनल में करते हैं, रिज़ल्ट चेक करते हैं, वो पहले क्या होता था, Node.js बनने से पहले वो ब्राउज़र के ऊपर चेक होता था, वेब पेज के ऊपर, कंसोल के ऊपर। तो किसी डेवलपर ने ये किया कि जो इंजन हमारे ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को चलाता है, उस जावा स्क्रिप्ट की इंजन को उठाकर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन मतलब उसके ऊपर, जैसे कि जो हमारा इंजन है ना, जो ब्राउज़र का इंजन है, वो जावा स्क्रिप्ट को ना डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, वो C++ को सपोर्ट करता है। C++ एक अलग लैंग्वेज है। तो उसने क्या किया कि ब्राउज़र के इंजन को उठाकर
उसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट का एक रैपर लगा दिया, मतलब उसने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की कि वो डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज को समझ पाए वो इंजन। और उसके बाद उसने इतना काम करने के बाद नोड जेएस जो है उसका नाम दे दिया और नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आकर यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आकर यहाँ पर जब हम लिखते हैं ना कि नोड को इंस्टॉल कर दो, आपको वो याद है जब आपने शुरू में नोड इंस्टॉल किया होगा जिसमें वो LTS लिखा आता है नोड। अगर मैं डाउनलोड करूँ, अगर आप लोगों को याद हो, वैसे तो पुरानी बात हो गई 1.5-2 महीने पहले की। यस सर लिखा आता है। जी सर, 3 ऑप्शंस में आता था। हाँ, यहाँ पर अभी मुझे नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा इंस्टॉल है शायद इसलिए। तो लेकिन वहाँ पर एक LTS लिखा आता था और एक वो दूसरा सिंपल वाला, 2 ऑप्शंस आते थे। तो उसमें जो है वो आप नोड इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, और जब आप नोड कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब आपकी एक मजबूरी ख़त्म हो जाती है कि आपको अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए बार बार आपके ब्राउज़र में जाना नहीं पड़ता। आप क्या कर सकते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर नोड की मदद से अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। तभी जब भी आप यहाँ पर फाइलें चेक करते हैं ना अपनी, जैसे कि ये मेरी वाइल यहाँ पर लिखा है, या मैं एक नई फाइल बना लूँ, यहाँ पर मैं लिख लूँ लॉग और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लूँ, और जब भी मुझे इसको टर्मिनल में चेक करना होगा तो मैं लिखता हूँ नोड। जैसे ही मैं नोड लिखता हूँ तो क्या होता है, नोड काम करता है और मुझे अपनी हेल्प से, मतलब मैं नोड की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, अपने टर्मिनल में रिज़ल्ट देख सकता हूँ इसका। तो कंपाइल मैंने नहीं कराया इसको इसलिए एरर आ गया। बताने का मकसद मेरा ये था कि ये चल रहा है, मतलब आपने नोड इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में और उसने आपके कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट एक ही बात है, उसके ऊपर आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप अपने जो भी प्रोग्राम है टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी मजबूरी ख़त्म हो गई कि आपको छोटी छोटी सी बात में आपके ब्राउज़र पे जाकर इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर, यहाँ कंसोल के अंदर रिज़ल्ट नहीं देखना पड़ रहा है। अब आपको कहाँ पर रिज़ल्ट दिख जा रहा है, आपके टर्मिनल में ही दिख जा रहा है नोड की मदद से। जी, तो यहाँ तक ये बात सबको क्लियर है ना? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, और इसमें डिटेल अगर मैं देखूँ तो नोड वाली बात हमने समझ ली, TSC अगर सिंपल लिखें और फाइल के नाम के साथ लिखें वो भी हमने समझ लिया। और पिछली क्लासेस में हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट का एड्रेस चेंज करना देखा था कि जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं CMD लिखकर, तो वो उसकी एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन में ओपन करके देता है हमें। जैसे कि C के अंदर यूज़र के नाम का कोई फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर तोहा के नाम का कोई फ़ोल्डर है, तो वहाँ पर जो है, यहाँ उस लोकेशन पे अभी हमारा ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये अभी वहाँ पर खड़ा हुआ है उस फोल्डर के अंदर। तो जैसे ही मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर CD लिख कर और किसी भी फाइल का सही एड्रेस अगर मैं इसको दूँ, जैसे कि एड्रेस कहाँ से आता है, ये जो मेरा फ़ोल्डर है ना, इसके एड्रेस बार पे मैं क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसका एड्रेस, ये पूरा एड्रेस है इसका। और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैंने CD लिखा था, यहाँ पर मैं अपने पूरे एड्रेस को यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एंटर करने से पहले अभी क्या आ रहा था, यहाँ पर C यूज़र ताहा के अंदर, ये इस फोल्डर के अंदर अभी खड़ा था, और इसकी लोकेशन अभी चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं एंटर करूँगा। तो अब इसकी लोकेशन चेंज हो गई। अब क्या है, ये C यूज़र वन ड्राइव डेस्कटॉप कोड प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर आ गया। तो इसकी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको स्टार्ट मेन्यू से ओपन करेंगे तो CMD जो है वो आपके ऐसे ही किसी, मतलब मेरा तो फोल्डर मैंने ताहा नाम रखा है तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। आपने जो भी विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने कंप्यूटर विंडोज़ का नाम दिया होगा तो यूज़र आपका जो भी नाम होगा वो आ रहा होगा, तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। अच्छा, तो कमांड प्रॉम्प्ट की लोकेशन के हवाले से भी आप लोग क्लियर है ना, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि हम यहाँ पर अपने फ़ोल्डर के अंदर
एड्रेस बॉक्स में जब CMD लिखते हैं तो यहाँ पर आकर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें लोकेशन इसकी मिल जाती है, इस फोल्डर की लोकेशन मिल जाती है जब हम यहाँ पर आके CMD ओपन करते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ डॉट लगाकर इंटर करता हूँ तो मेरा VS कोड इसी लोकेशन में खुल जाता है और मुझे ये तमाम फाइलें मिल जाती हैं अपने VS कोड में सामने, जैसे मुझे यहाँ पर मिल रही है। मुझे कोई लोकेशन यहाँ पर ओपन फोल्डर करके चेंज नहीं करनी पड़ती। तो ये है, यहाँ पर देखते हैं आगे और कोई डिटेल अगर मैं दे सकूँ तो एक ये है कि हमारा जो नोड है वो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को नहीं चलाता है, वो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को चलाता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि किसी डेवलपर ने क्या किया था कि ब्राउज़र का इंजन निकाल के उसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट का रैपर लगा दिया। तो जो इंजन है वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को ही समझता है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमें कंपाइल कराना पड़ती है जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर, और उस कंपाइलेशन के लिए हम TSC लिखते हैं, मतलब टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। कंपाइलेशन के बाद वो जो भी फाइल हमारी जावा स्क्रिप्ट की बनती है तो उसको हम नोड पे चलाते हैं, क्योंकि नोड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को समझता है। तो मतलब इन्होंने प्रोग्राम लिखा और एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है नोड की मदद से उसको रन कराया। तो इनके पास रिज़ल्ट क्या आया, यहाँ पर ब्लू लिखा आया इनके टर्मिनल में। तो आगे चलते हैं। अच्छा, क्योंकि आप लोग ना अभी पहले से पढ़ कर आए हैं तो अगर मुझसे कुछ डिटेल मिस हो जाए तो आप भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हों ना जो भी आ रही हैं वो मैं बताता चलूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कोई चीज़ और मज़ीद ऐड होनी चाहिए तो आप भी बता दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें फिर ये कहते हैं कि चेंजेस द वैल्यू ऑफ द फेवरेट कलर टू ग्रीन। तो वही वाली बात है कि जब कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, जब हम अपने कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल को बनाने के लिए, तो हमारे पास दो कीवर्ड हैं, एक है लेट और दूसरा है कॉन्स्ट। लेट है और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट से हमें फ़ायदा ये है कि हमारी जो भी चीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, और लेट से जो है वो हमारी जो चीज़ है वो चेंज नहीं होती है। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर। सर लेट सर लेट से लेट से चेंज चीजें होती चेंज है, होती है, कौन से कॉन्स्टेंट नहीं चीजें होती, चेंज नहीं होती। ऐसे हो जाती है। कॉन्स्ट में ना कांस्टेंट रहती हैं। अभी सही किसने बोला था भाई? सोना नहीं है क्लास में, सही है। सही हम लोग बोल रहे हैं। कॉन्स्ट से चेंज नहीं होती वैल्यू, लेट से हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि एक जब आप लेट की मदद से, लेट के कीवर्ड से जब आप किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं सिंपल, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसको नई वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कर देखते हैं ये किस तरीके से बता रहे हैं, हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले तो मैं कॉन्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। यहाँ पर मैं एक लेट से वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट, और नाम जो है वो इन्होंने क्या रखा है, कलर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है। और नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बताएं कि मैंने नेमिंग कन्वेंशन को हम आगे पढ़ते हैं, अभी छोड़ें। तो यहाँ पर जो है इक्वल का साइन लगाऊंगा, और इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको वैल्यू असाइन करूँगा येलो। तो मैंने लेट के कीवर्ड से एक एफ कलर का जो है वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया येलो कलर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चंस करूँगा, आप लोग मुझे उसका आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर इसको इससे हटा दूँ और डायरेक्ट येलो लिख दूँ तो क्या होगा? शो करा एरर शो सर करेगा। प्रिंट नहीं होगा।
प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और रीज़न बताएं क्यों नहीं होगा। सर क्योंकि सर आपने इसमें हमेशा स्ट्रिंग में नहीं कोटेशंस में लिखा। होता है। क्योंकि सर हमेशा कोटेशन के अंदर असाइन करते हैं वैल्यू को, वेरिएबल की। मतलब स्ट्रिंग को। सर हमने डेटा टाइप नहीं दी है इसमें, हाँ, क्योंकि लिखी नहीं है। एक तो हमने पहले डेटा टाइप डिफाइन नहीं की, फिर अगर हम डिफाइन नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हम उसको कोमास में बंद कर देते हैं, जिससे वो मेंशन करता है कि ये टाइप स्ट्रिंग है। और अगर हम इसे ये कोमा नहीं लगाएंगे तो उसको नहीं पता लग पाएगा ये कौन सी टाइप है, डेटा टाइप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे अगर मैं इसमें कॉमा लगा दूं तो फिर ये वेरिएबल को वैल्यू ये वाली असाइन हो जाएगी सही तरीके से, यही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर येलो हटाकर मुझे नंबर लिखना है 5, तो मैं 5 नंबर क्या इस तो ये तरीके से नहीं लिखूँ। है, नहीं सर नहीं ये सर, विदाउट सर कोटेशन स्ट्रिंग इसकी ना, वेरिएबल होगा। सर आप इसका डेटा ये टाइप लास्ट में ऐसे बताएंगे कि डेटा टाइप क्या है, उसके बाद सर फिर आप अगर लगा सकते हैं। और इसको कभी भी कोटेशंस में नहीं लगाते सिर्फ नंबर टाइप को। लिखेंगे नहीं, सर मेरी विदाउट बात सुनो। कोटेशन। जी जी, आप अगर बताएं। आप इसको प्रिंट कराने चाहें तो ये प्रिंट हो सकता है, क्योंकि आपने इसको स्ट्रिंग दी हुई है। अगर आपको नंबर देना है तो आप कोटेशन हटा के नंबर देंगे। जी सही है, जी ठीक है, सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है हम वापस अपने कलर में ही आ जाते हैं, येलो। तो मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया है, और डबल कोट में लिखकर मैंने ये बताया है कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डबल कोट में आती है, और उसकी वैल्यू मैंने येलो रखी है। तो अब मुझे ये बताएं कि मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, लेकिन अगर मैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर को 2 दफ़ा यूज़ कर लूँ तो फिर क्या होगा। सर ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि असाइनिंग ऑपरेटर जो है दोनों की वैल्यूज चेक करता है। जी सर। और ये लॉजिकल ऑपरेटर में थोड़ा बहुत। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू सेट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू असाइन करता है या वैल्यू सेट करता है, एक ही बात है। तो मैंने जो असाइनमेंट ऑपरेटर था उसको 2 दफ़ा यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो अब बताएं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर एक सर एरर, वो इसके इक्वल दे रहा है। देखिए वो यहाँ पर जो एरर दे रहा है ना, उस एरर से तो हमारी कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉमा एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा कि ये एरर, इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो आप मुझे बताएं कि ये जो डबल मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया है, तो अब इससे वेरिएबल तो नहीं बनेगा, आपको ये बात समझ में आ गई। तो इससे हो क्या रहा है यहाँ जी पर, ये सर। बताएं। सर इससे यही हो रहा है ना कि वो उसको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा, वो उसको अगर वन साइड पे डेटा टाइप है तो दूसरी साइड पे भी वही चाहिए होती है, दोनों की तरफ वैल्यू सेम नहीं है। नहीं, यहाँ पर वो आप इसको आप लोगों की एक्सप्लेनेशन में ना, आप लोगों की एक्सप्लेनेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको कन्फ्यूजन है इसमें, आप बता नहीं पा रहे कि ये कर क्या रहे हैं मुझे। सर वो जो आपने जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वो इसको दोनों को इक्वल बता रहा है, जबकि वो हम अगर एक साइन लगाते हैं इक्वल का तो वो इसमें वैल्यू स्टोर करता है ना इसकी, लेकिन अभी ये दोनों को इक्वल बता रहा है। देखें, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमेशा सिंगल इक्वल टू जो होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, डबल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, या ट्रिपल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता। वैल्यू जब भी हम असाइन करेंगे तो हम सिंगल इक्वल के मदद से हम वैल्यू असाइन करेंगे। अभी हमें फ़िलहाल यही समझना है, आगे स्लाइड में जब वो बताएंगे ना ऑपरेटर्स, तो जो अभी आपने बात की कि वो वैल्यू चेक करता है, और वो चेक कर रहा है किस तरीके से, ट्रिपल इक्वल टू क्या कर रहा है, डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, वो हम आगे देख लेंगे अभी स्लाइड में। लेकिन अभी यहाँ तक स्लाइड में हमें ये बात याद रखनी है कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सिंगल इक्वल टू है, और वो वैल्यू को असाइन करता है या वैल्यू को सेट कर देता है। सेट वैल्यू कैसे हो रही है, ये वाली वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेट हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब इन्होंने बताया कि इसको जब मुझे चेंज करना है, क्योंकि मैं चेंज कर सकता हूँ, लेट से मैंने बनाया है, तो मुझे जब इसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एफ कलर, जी। तो मुझे बताएं कि
ये यहाँ पर इसके अंदर ग्रीन की वैल्यू सेट हो जाएगी अब। नो सर, आपने नहीं लाइक सर, नो कर सर, नहीं लगाया सर, है। नहीं होगी। सर लाइट एक दफा ये यूज असाइन करेंगे कर सकते वेरिएबल्स हैं, का। डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लेट जो है मतलब नेट के बगैर कर भी सकते हैं हम। यहाँ हाँ, पर लाइट के बगैर। यहाँ पर लेट हमने लगाया है, इसलिए ये जो है वो इसको इस पूरे लाइन को वो एरर कंसिडर कर रहा है। एरर वो दे क्या रहा है, हम एक दफ़ा एरर को भी पढ़ते हैं। तो एरर वो ये दे रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एफ कलर। तो इसके मतलब ये हुआ कि लेट की मदद से जब भी हम वेरिएबल को बनाते हैं, तो हमने अभी ये बात समझी थी कि वो वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो वेरिएबल को बनाना, और प्रोग्रामिंग में बोलूँ तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक इसको वेरिएबल एफ कलर। तो मतलब आप जो है वो दोबारा से इस वाले वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक दफ़ा बना दिया ना तो वो बन गई वो चीज़। अब उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ये है कि जो ये दे रहा है कैन नॉट री डिक्लेयर एफ कलर, ये इसका जवाब है सही। तो लेट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब लेट को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा कि एफ़ कलर को हम दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई भी नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैंने ऊपर वाले, जब मैं यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कर रहा था ऊपर वाले इस लाइन में, तो मैं डबल कोड के साथ मैंने यहाँ पर येलो लिखा है, और अभी मैंने क्या किया कि एफ़ कलर में सिंगल कोड के साथ मैंने ग्रीन लिख दिया। तो डबल कोड और सिंगल कोड ये दोनों अलग अलग कोटेशन है। तो अब मुझे ये बताएं कि ग्रीन इसमें सेट होगी भी कि नहीं होगी वैल्यू। सर होगी। सर हो स्ट्रिंग के जाएगी। लिए डबल और स्ट्रिंग सिंगल कोड दो के डबल टाइप कोड होते हैं ना, सिंगल डबल दोनों। हमारी मर्जी, हम जो सा भी इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी, सिंगल से करें या डबल कोड से करें वो वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सही कह रहे हैं, मैं इसको चेक नहीं करूँगा टर्मिनल में। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई फेवरेट कलर को ब्लू लिख कर यहाँ से डिक्लेयर किया, फिर कंसोल डॉट लॉग करा दिया तो इसमें ब्लू आंसर आएगा। और फिर इन्होंने क्या किया, वैल्यू को असाइन कर दी ग्रीन, तो कंसोल डॉट लॉग कराया तो ग्रीन जो है वो इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप सबको पता है। उसके बाद टर्मिनल में रिज़ल्ट दिखाया उन्होंने ब्लू और ग्रीन। तो ये ब्लू और ग्रीन जो है वो दो कंसोल डॉट लॉग कराए थे इन्होंने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ब्लू और ग्रीन आ रहा है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि इन द अबव एग्जाम्पल वी डिक्लेयर अ वेरिएबल फेवरेट कलर एंड इनिशियली असाइन इट वैल्यू ब्लू, फिर उसको फिर चेंज कर दिया ग्रीन में। तो ये वही बता रहे हैं कि हमने पहले इस तरीके से रखा, फिर उसको चेंज कर दिया। तो लेट की मदद से जब भी हम बनाएंगे तो उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ये वही बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास केस सेंसिटिव जो है उसका टॉपिक आ गया है। केस सेंसिटिव बेसिकली ये है कि कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। नेमिंग कन्वेंशन तो बाद में आएंगी, केस सेंसिटिव पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में पता है क्या है, जब भी ना आप कोई वैल्यूज़ लिखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट लगाकर एफ़ कलर, और मैं इसके एफ़ को चेंज कर दूँ। तो अब मुझे बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है ऊपर। एफ कलर, फर्स्ट पे एफ कलर लिखा हुआ है और नीचे वाले के अंदर आपने कैमल केस में कैपिटल मतलब एफ बड़ा कर दिया है। यहाँ पर देखें, जब हम इस चीज़ को देखते हैं ना, अक्सर लोगों की मिस्टेक यही आती है कि वो ऊपर वेरिएबल को ना ऊपर क्या करते हैं, वो वेरिएबल को असाइन करते हैं। मेरे पास अगर कोई कोड लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर न्यू एरे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने न्यू एरे लिखा है, तो न्यू एरे के ऊपर ना अगर मैं यहाँ पर न्यू एरे मैंने लिखा है और मैं उसको नीचे वाली लाइन में भी यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस एन को कैपिटल कर दूँ, तो पता है क्या होगा, वो पहचानने से इनकार कर देगा। वो बोलेगा कि ये ऐसी चीज़ कैन नॉट फाइंड न्यू एरे। वो आपको बता रहा है कि डिड यू मीन
ये वाला न्यू एरे, मतलब अगर आप इसको पढ़े ना तो आपको ये बात पता चलेगी कि वो बता रहा है कि भाई ये छोटे एन वाला न्यू एरे इज़ डिक्लेयर हेयर। वो आपको बाकायदा लोकेशन भी बता रहे हैं कि 5 और 6 लाइन नंबर में जाकर देखें, वहाँ पर न्यू एरे डिक्लेयर हुआ है। तो आप ये जो कैपिटल एन यहाँ पर आपने लिखा है न्यू एरे, डिड यू मीन छोटा वाला न्यू एरे, मतलब वो ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये इसकी बात कर रहे हो, गलती से बड़ा एन लगा दिया आपने। तो अक्सर लोग ना क्या करते हैं, वो ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं कि वहाँ पर ना वो लिखते हैं कुछ और हैं और नीचे आके उसको चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एरे टाइप किया उन्होंने और छोटा ए लिख दिया, तो फिर भी वो उसे नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है। अब मैं पता है ये जो नाम लिखने वाली, मतलब जो वेरिएबल का नाम एक दफ़ा लिख दिया उसके बाद दोबारा ना मैं कभी भी वेरिएबल का नाम लिखता नहीं हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मतलब मुझे अगर यहाँ पर लिखना होगा ना, या मुझे इस लाइन में लिखना है, मिसाल के तौर पे न्यू एरे लिखना है, तो न्यू एरे लिखने में टाइम तो नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया ना न्यू एरे, तो हो सकता है कि मैंने एन कैपिटल लिख दिया और फिर मैंने गलती कर दी टाइपिंग में। तो टाइपिंग में गलती से अगर बचना है तो इसलिए आप सिंपल क्या करें, उसका नाम कॉपी करके पेस्ट कर दें। दूसरी चीज़, हमेशा जो मैं अपने प्रोग्राम में देखता हूँ ना टाइपिंग मिस्टेक को, या फिर मुझे ये देखना है कि मैंने न्यू एरे कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर अदर एरे इज़ इक्वल टू न्यू एरे मैंने यहाँ पर किया है, तो मैं सिंपल अपने वेरिएबल के ऊपर आऊँगा और डबल क्लिक कर देता हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ पर मुझे देखना है ना कि मैंने न्यू एरे इस्तेमाल किया है, तो वो मुझे हाईलाइट करके दिखा रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हालांकि कमेंट भी दिखा रहा है, वो कमेंट में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर ए छोटा लिखा होगा, और आप ये चेक करिएगा आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जितने भी इंक्वायरर वाले वो पकड़े हैं ना एरर्स, उसमें ज़्यादातर यही हो रहा था कि ये लोग लिस्ट में ऑप्शंस कुछ और लिखते हैं, नीचे आके स्पेलिंग चेंज कर देते हैं इफ़ की कंडीशन में। तो मैं सिंपल जाता था उसमें, डबल क्लिक करता था, और अगर वो हाईलाइट ना हो तो फिर वो वाली चीज़ मतलब उसमें नहीं आ रही है। अभी तो फ़िलहाल ये इसको भी हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट स्मार्ट है, वो एरर में ये बता रहा है कि हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो, न्यू एरे जो है वो लिखना ये हो और उसने लिख ये दिया। तो टाइप स्क्रिप्ट स्मार्ट है, इसलिए वो इसको भी इंक्लूड कर दे रहा है इसमें, तभी आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। लेकिन आप ना अक्सर उसमें गलती कर रहे हैं, इंक्वायरर में, एटीएम मशीन में, या फिर टू डू लिस्ट में, या एटीएम मशीन में, गैसिंग गेम में, इसमें यही गलती हो रही है कि जब भी आप ऑप्शंस लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। अगर आपको चेक करना है तो आप डबल क्लिक करें, वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, और जब वो हाईलाइट हो जा रही हैं तो आप देख लें कि यहाँ पर अगर चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर कुछ गलती कर दी हो टाइपिंग मिस्टेक में। अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं इसमें, दूर निकल जाते हैं हम वैसे बोलते बोलते ना। तो यहाँ पर केस सेंसिटिव में क्या होता है कि एफ़ कलर, मैंने एक एफ़ को कैपिटल लिखा, एक एफ़ को स्मॉल लिखा, हालांकि हैं ये दोनों ही एफ़ कलर। आप में से कोई ये नहीं बोल सकता कि ये एफ़ कलर है और ये एफ़ कलर नहीं है। आप यही बोलेंगे कि भाई ये भी एफ़ कलर है और ये भी एफ़ कलर है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, इसको स्मॉल एफ़ कलर ले लिया, इसने इसको कैपिटल, मतलब इन दोनों को अलग वेरिएबल बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी एक से भी मैं पूछूं और मैं उनसे ये पूछूं कि भाई इस वेरिएबल का नाम क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? मुझे आप बताएं, मानिर आप बताएं कि इस वेरिएबल का नाम क्या है? सर येलो। वेरिएबल का नाम येलो नहीं है, वेरिएबल का नाम, ये तो येलो तो इसकी वैल्यू है, एफ कलर। एफ कलर। स्मॉल एफ। एफ़ कलर, ठीक है। तो अब मुझे नाज़िया इमरान ये बताएं कि इस वेरिएबल का नाम क्या है जो लाइन नंबर 7 में। और इसमें भी एफ कलर ही है। तो हम जब एज अ ह्यूमन हम जब बोलते हैं इस चीज़ को, तो हम यही बोलते हैं कि भाई ऊपर वाला वेरिएबल भी एफ़ कलर है, नीचे वाला वेरिएबल भी एफ़ कलर है। तो लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये एफ़ कलर जो है वो अलग कंसिडर हो रहा है, और ये एफ़ कलर जो है वो एक अलग वेरिएबल कंसिडर हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? केस सेंसिटिव होना।
अगर आपने स्मॉल यहाँ पर यूज़ किया है तो आप यहाँ पर कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इसको इससे अलग कंसिडर करेगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एफ लिखूँगा तो फिर वो इसको केस सेंसिटिव रूल में लाकर वो मुझे एरर देता, लेकिन मैंने लेट हटा दिया है, तो अब वो क्या करेगा, ग्रीन की वैल्यू इस एफ कलर में असाइन कर देगा। तो केस सेंसिटिव है हमारा। और ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है ना कि आप इसको अपने वेरिएबल को डबल क्लिक करें और वो हाईलाइट करके दे देता है आपको, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो नाम को कभी भी टाइप नहीं करना है। पहली दफ़ा आपने वेरिएबल बनाते हुए नाम लिखा, दूसरी दफ़ा कॉपी पेस्ट। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप कॉपी पेस्ट बहुत करेंगे, तो आप बस इसको भी आदत बना लें कि एक दफ़ा लिख दिया ना, बस हो गया। अब वो नाम भले आपको बहुत ऊपर जाके, जैसे यहाँ पर ना बहुत ऊपर जाके लिखना पड़ा, फ्रेंड्स नेम अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो वो मुझे बता रहा है डबल क्लिक करने पे यहाँ पर सब जगह पर आपने फ्रेंड्स नेम यूज़ किया है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता, तो क्या होगा कि वो नीचे वाले फ्रेंड्स नेम को वो सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो क्या कह रहे हैं कि वो अलग है फ्रेंड्स नेम। तो वो ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला फ्रेंड्स नेम है ये क्या है, ये अलग है। जब मैंने इसको डबल क्लिक किया तो वो इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा कि भाई वो इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ एरर है, तो मैंने इसको मिटा के सही कर लिया। फिर मैंने दोबारा से डबल क्लिक किया तो वो इसको अब हाईलाइट कर रहा है। जब हाईलाइट कर रहा है तो अब मुझे समझ आ गया कि हाँ, ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से तो सही हैं, इसमें किसी में भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो एक तो ये बात हमने देखी। दूसरी बात ये कि केस सेंसिटिव भी हमने देख लिया कि केस सेंसिटिव भी हम उसको चेक कर लेंगे। डबल क्लिक किया तो देख लिया कि भाई हाँ, ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, केस सेंसिटिव आप लोगों को समझ में आ गया ना कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वेरिएबल हो या दूसरी चीज़ें हो, केस सेंसिटिव के ऊपर काम करती है। मतलब कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखना है हमें इसमें। जी सर। अच्छा, उसके बाद कैमल केस, यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशंस हैं कुछ, तो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आप लोगों को क्लास में बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा बता दें कि नेमिंग कन्वेंशन जो है, जैसे कि कैमल केस, स्नेक केस और पास्कल केस, ये है क्या, और मतलब इसमें किस किस तरीके से हम नाम लिखते हैं। सर मैं बताऊँ? जी आप बताएं। सर ये टाइप ऑफ नेम केस के बताया हुआ था कि जब आपको वेरिएबल को नाम डिक्लेयर करना है तो आप इन 3 पैटर्न्स में करें। ये और दो प्रैक्टिस को कहा गया था कि ये अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कैमल केस, जो कि फर्स्ट नाम पे लिखी हुई है। इसका फर्स्ट जैसे 2 वर्ड्स हैं, माय नेम। अब माय को आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा और नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल कर दिया। जब ये 2 लेटर्स कंबाइन होके लिखे जाते हैं और बीच का वर्ड जो है सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ये कैमल केस कहलाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप होती है स्नेक केस। स्नेक केस ऐसा होता है कि दो वर्ड है, माय नेम, दोनों वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो है वो अंडरस्कोर का निशान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये स्नेक केस कहलाता है। और बाकी पास्कल केस जो है, इनके दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर अगर मैं अपने नेमिंग कन्वेंशन को देखूँ तो मुझे ये बताएं कि मेरा जो मैंने यहाँ पर एफ़ कलर लिखा है, इस एफ़ कलर में क्या मिस्टेक की है मैंने नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से। सर इसमें आपने कोई भी केस नहीं यूज़ किया, ये आपने बस सब स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है ना, तो आपने इसको इन तीनों टाइप में से आपने किसी में डिस्क्राइब नहीं किया। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आती है कि मैंने यहाँ पर जो एफ़ कलर लिखा है, इस एफ़ कलर में अगर मुझे एरर तो अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन जब हम यूज़ करते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो एक गुड प्रैक्टिस है ना इसकी, तो वो आप ये बना लें कि भाई कैमल केस इसकी प्रायोरिटी, और स्नेक केस, मैं अक्सर स्नेक केस यूज़ कर लेता हूँ जब मुझे बड़े वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो इधर भी शायद मैंने कहीं किया होगा।
यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट लिखा है, तो टू डू लिस्ट में मैंने यहाँ पर स्नैक केस का यूज़ कर लिया। मुझे स्नैक केस जो है वो थोड़ा बेहतर लगता है जब मैं बड़े नाम लिखता हूँ। जब मैं छोटे नाम लिखता हूँ तो मैं हमेशा कैमल केस यूज़ करूँगा, और पास्कल केस भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन आप उसको ज़्यादातर नहीं देखेंगे। लेकिन क्या है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि ये जो तीनों आपके नेमिंग कन्वेंशन है ना, अगर आप इसको फॉलो ना भी करें, जैसे मैंने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है, तो एरर तो नहीं आएगा। लेकिन हमें नेमिंग कन्वेंशन को नाम लिखते हुए लाजमी फ़ॉलो करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने गलत किया है, तो इसको हम सही करेंगे। तो अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मुझे इसको कैमल केस में करना है, तो कैमल केस में करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, मुझे बिस्मा बताएं। को भी कैपिटल करेंगे और सी को भी कैपिटल करेंगे। किसको कैपिटल करूँगा? एफ़ को कैपिटल और सी को कैपिटल। जी बट सर इसमें ना ये हो रहा है कि ना दो वर्ड, जो एफ है ना वो सिंगल है, तो फिर ये कुछ बन नहीं रहा। ये कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। यहाँ पर ये है कि भाई ये तो आपने एफ़ कलर लिखा हुआ है, तो एफ़ कलर जो है ना वो कुछ बन नहीं रहा। तो देखें, जब भी ना आप ये बात याद रखें, जब भी आप इसको वर्ड को जब भी आप इसको पढ़ें ना, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है माय नेम या माय कलर लिखा है अगर मैंने यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई माय अलग है और कलर अलग है, ठीक है। इसको हम ज़रा चेंज कर देते हैं। तो माय अलग है और क्या है, कलर अलग है। तो यहाँ पर ये तो एक मतलब सेंस बना रहा है माइंड में कि भाई माय और कलर जो है वो मिलाकर लिखा हुआ है। लेकिन ना आपको, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले लिखा था एफ़ कलर, मैंने लिख दिया था फेवरेट कलर, तो एफ़ कलर जो है वो कोई सेंस नहीं बना रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, बस सी बड़े हो गए। हाँ, कैमल केस इसको करना चाहूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ सी कैपिटल होगा, ताकि जी आपको वर्ड के अंदर फ़र्क करने में कैमल केस की मदद से आसानी हो कि भाई ये एफ़ जो है ये शायद अलग है, तभी सी कैपिटल है, तो सी से हम पूरे कलर को पढ़ेंगे। तो कैपिटल की मदद से हम देखेंगे कि कलर का जो वर्ड है वो अलग है और एफ़ जो है वो अलग है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दूसरा जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। और जी सर। सर और अगर इसमें पास्कल के केस हम कैसे करेंगे? इसमें अगर हमें पास्कल केस करना होगा, तो हम पास्कल केस में वो कह रहे हैं ना कि दोनों चीज़ें कैपिटल हो जाएंगी। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जी दोनों चीज़ें कैपिटल हो जाएंगी और बीच में कोई अंडर स्कोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैं एफ़ को भी कैपिटल कर दूंगा और सी को भी कैपिटल कर दूंगा। जी तो ठीक है। बेहतर ये है कि मैं यहाँ पर लिख लूँ माय नेम, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, माय कलर लिख लेता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि मैंने इसको करना है नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, इसको मैंने करना है कैमल केस। तो कैमल केस में, या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अगर मुझे ऐसे करना है कि मैं अपने इस माय फुल नेम के नाम को अगर मैं कैमल केस के हिसाब से करूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा? सर आप एफ को भी कैपिटल करेंगे और एन को भी कैपिटल करेंगे। अच्छा, तो मैं एफ़ को भी कैपिटल करूँगा और एन को भी कैपिटल करूँगा। मतलब मैं अगर यहाँ पर आकर, सर सिर्फ एफ को करेंगे आप। ठीक है, मैं सिर्फ एफ़ को करूँगा। यहाँ पर मैंने एफ़ को कर दिया और यहाँ पर सर मैंने, एन को भी करेंगे।
सर एन को भी करेंगे आप? एन को भी करूँगा। सर एन को। ठीक है, तो दोनों में चेंज हो गया, एफ भी चेंज हो गया, एन भी चेंज हो गया। और इसमें क्या है कि कैमल केस में आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, पहला वर्ड क्या है, माए, तो माए जो है उसका एम जो है वो स्मॉल होगा। उसके बाद जो है जब भी आपका दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फिर तीसरा चौथा जो भी जितने भी आपको नाम, लंबा नाम लिखना है ना, आप जब लिखेंगे तो उसका एक एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। कैमल केस में यही है। तो मतलब अभी जो जैसे इन्होंने बोला है ना निम्रा ने, तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि एन भी कैपिटल होगा, एफ भी कैपिटल होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसको अगर मुझे पास्कल केस में करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा? सर जो फर्स्ट एम लेटर है ना, एफ तीनों और के, एन माई का भी, कैपिटल, एफ का भी और एम साथ भी में एन का कैपिटल हो भी, जाएगा, तीनों एफ भी हो कैपिटल हो जाएगा, जाएंगे। एन भी हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एम को भी कैपिटल कर लेता हूँ, एफ को भी कैपिटल कर लेता हूँ, और एन को भी कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे अपने इस नाम को स्नेक केस में करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा? सर दोनों नाम छोटे, मतलब माई भी, एम भी छोटा लिखेंगे, एफ भी छोटा लिखेंगे, एन भी, लेकिन इन तीनों के बीच में ना हाइफन मतलब अंडरस्कोर डाल देंगे। तो मैं क्या करूँगा कि एम भी छोटा लिखूँगा, एफ भी छोटा लिखूँगा, एन भी छोटा लिखूँगा, और इन तीनों के बीच में मैं यहाँ पर अंडर स्कोर लगा दूँगा। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है वो हमें समझ में आ गई। आप सबको भी क्लियर है ना कि नाम जो है हम नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से लिखेंगे, और प्रायोरिटी हम किसको देंगे, कैमल केस को और स्नेक केस को। पास्कल अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, और मतलब पास्कल अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, इन दोनों का आप प्रायोरिटी दें, कैमल केस को और स्नेक केस को। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि वेरिएबल के नाम लिखने के तरीके बता रहे हैं वो, कि कुछ तरीके सही हैं और कुछ तरीके गलत हैं। तो सबसे पहले वो ये बता रहे हैं कि माय इलीगल तरीके देख लेते हैं, उसके बाद हम लीगल तरीके तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इलीगल में सबसे नीचे वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं माय वेरिएबल लिखूँ, लेट माय वेरिएबल, और इसको मैं अभी एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये जो माय वेरिएबल है ना, जब मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो इससे पहले मैं क्या क्या नहीं लिख सकता, वो ये बता रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल जो है इसको यूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप हैश का सिंबल जो है वो भी यूज़ नहीं कर सकते। हैश का जो सिंबल है ना वो भी यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम को लिखते हुए। बाद में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बाद में भी यूज़ नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड ज़ीरो, हाँ, बाद में भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि परसेंटेज का साइन भी पहले नहीं लगा सकते, प्लस प्लस का साइन भी पहले नहीं लगा सकते, और एट द रेट का साइन भी नाम से पहले नहीं लगा सकते, और नंबर भी नहीं लिख सकते। आपको याद होगा कि मैंने सेकंड कुछ लिखा था कुछ दिनों पहले अपने वेरिएबल का नाम, तो मैं सेकंड नेम शायद लिख रहा था, तो मैंने 2 लिख दिया था बीच स्टार्टिंग में, 2ND, और उसके बाद फिर लिख रहा था मैं नेम। तो मैंने वो वाली गलती की थी कि मैं नंबर लगा रहा था पहले, नंबर नहीं लगा सकते हम। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर वेरिएबल के नाम से पहले हम नहीं लगा सकते। तो ये कुछ चीज़ें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं भी रहती हैं ये चीज़ें तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है नेमिंग कन्वेंशन। बाकी एरर तो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही दे देता है, वो क्या बोल देता है कि भाई एक्स यहाँ पर आपको बता देगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो सर वैसे जैसे इन्होंने लीगल का इन्होंने मेंशन किया है, तो ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक को आपका डॉलर साइन और अंडरस्कोर, इन तीन के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें वो इलीगल तौर पे होंगी। ये हाँ, तीन से आप अपने नाम का बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि माय वेरिएबल जो इन्होंने लिखा है, ये माय वेरिएबल ना तो
कैमल केस में आ रहा है, ना ही ये पास्कल में आ रहा है, और स्नेक के हिसाब से भी नहीं आ रहा है क्योंकि एम कैपिटल है और वी छोटा है, लेकिन ये लीगल है। ये आपको इसमें ये बता रहे हैं कि इस तरीके से वेरिएबल का नाम लिखा जा सकता है, टाइप स्क्रिप्ट उसको कबूल कर लेगा, लीगल उस सेंस में कह रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि आप पहला वाला अगर देखें तो इसमें नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल अपोजिट है नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन वो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये लीगल है। तो वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप डॉलर साइन लगा दें। मैं आपको बताऊं ना, आप अगर ज़्यादातर यूज़ करेंगे ना तो आप आगे जाके क्या चीज़ यूज़ करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, दूसरी बात ना आप नाम से पहले ना ये लगाएंगे, ये क्या है, अंडर स्कोर। नाम से पहले आप क्या करेंगे, अंडर स्कोर लगाएंगे, नाम लिखने से पहले अंडर स्कोर लगाएंगे। ये चीज़ आप आगे जाके पढ़ेंगे कि नाम से पहले अंडर स्कोर लगाते हैं तो हमारे प्राइवेट वेरिएबल को शो करता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल हमने बनाया है जो जिसको कोई और एक्सेस ना कर सके, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट के लिए हम यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं ये, और बाकी जो सिंपल नेमिंग कन्वेंशन अभी आपने देखा है वो नेमिंग कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे, सिंपल जो अभी आपने देखा है। लीगल इलीगल का तो आपको बताया सब अगर जी बताएं। अल्फाबेटिक स्टार्ट होता है ना। अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट होता है जी, लेकिन ये भी है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे जाके आप पढ़ेंगे तो उसमें प्राइवेट वेरिएबल जब भी हम लिखते हैं ना तो हम यहाँ पर पहले अंडर स्कोर लगा देते हैं ताकि हमें देख कर समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है ना माई वेरिएबल, अब माई वेरिएबल, या फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा जब भी प्राइवेट लिखूँगा ना, कोई वेरिएबल मुझे प्राइवेट बनाना हो, जैसे कि माई बैंक अकाउंट, ठीक है, माई बैंक अकाउंट नंबर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको मैं प्राइवेट बनाने के लिए ना प्राइवेट का कीवर्ड तो लगाऊंगा अलग से, लेकिन ये लाजमी लगाऊंगा उससे पहले, तो मुझे ताकि देख कर समझ में आ जाए कि अच्छा ये एक ऐसा वेरिएबल मैंने लिखा है जो कि प्राइवेट है, मतलब जो कि प्राइवेट है, वो उसको प्राइवेट रखा है बनाने वाले ने। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ना आपको हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो, मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि बूलियन है ना, बूलियन जब भी आप बनाते हैं, लेट करके आपने बनाया कि इज़ ह्यूमन, अगर आपने जैसे कि इंसान है या रोबोट है, ठीक है ना, आपका जो आप कभी भी लॉगिन करते हैं अपने पेज में तो आपसे वो पूछता है ना कि आप इंसान हैं या रोबोट हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई आई एम ह्यूमन। तो जब भी आप बूलियन टाइप को लिखते हैं, जब भी आप बूलियन टाइप को लिखते हैं तो उसके नाम लिखने में हमेशा ना क्या करते हैं, सबसे पहले इज़ लगाते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया इज़ ह्यूमन, ठीक है, और इसको मैंने इक्वल करके यहाँ पर कर दिया ट्रू। तो आप कहेंगे कि भाई ये इस करके क्यों लिखा है, वो इस करके इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं ना भी लिखूँ ना, अगर मैं ना भी लिखूँ तो चल तो ये जाएगा, लेकिन मैं इस करके लिखूँगा तो मुझे ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर ना बूलियन टाइप का जो भी डाटा है वो चेक हो रहा है। मतलब अगर मुझे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू हटा दूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं हटा दूँ और मैं इसको सिंपल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया इज़ ह्यूमन के नाम से। अब मैं इज़ ह्यूमन को ना यहाँ पर वैल्यू असाइन करूँगा नीचे, तो वैल्यू असाइन मैं कहाँ करूँगा, बाद में, लेकिन वैल्यू असाइन करने से पहले ना मुझे देखकर समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर इज़ ह्यूमन लिखा हुआ है, तो इसके मतलब ये हुआ कि ये बूलियन टाइप का वेरिएबल है। बाद में जो इसमें जो भी वैल्यू आएगी ना वो बूलियन टाइप की वैल्यू रखेगा यूज़र, जो भी आपका डेवलपर है, तभी इसने नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया है इस करके। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी प्राइवेट वाली बात बताई कि कोई अगर वेरिएबल प्राइवेट हो तो डेवलपर क्या करेगा, ये निशानी लगा देगा, ये निशानी हो जाएगी कि अच्छा ये प्राइवेट इसको ये रखना चाह रहे हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन में आपको ना बूलियन लिखते हुए, आपको बूलियन लिखते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप पहले इज़ लगाएं और इज़ लगाने के बाद फिर आप अपने उसका नाम लिखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो बूलियन टाइप का वेरिएबल है होने वाला है। आपको ये बात समझ में आई, कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप इसमें? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, वो तो बात हो गई उसकी बूलियन की सिर्फ, बाकी तो आप सबको बताइए कि कैमल केस और स्नेक केस और पास्कल अगर आपको यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं,
और नाम लिखने का तरीका आप सबको पता है। नॉन प्रोग्रामिंग में ये क्या बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इन टाइप स्क्रिप्ट में ये बता रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट इनहेंस जावा स्क्रिप्ट बाय एडिंग अ टाइप सिस्टम। दिस मीन्स यू कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डाटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग और मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल। This specification help catch error during development, making your code more robust and maintainable. देखिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये बात बताई थी कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होते हैं ना, वो वेरिएबल बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी माना जाता है उनको, क्योंकि वेरिएबल जब आप डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ माई वेरिएबल, बताएं मैंने क्या गलती की। वेरिएबल की स्पेलिंग सर आपने वी कैपिटल नहीं किया। हाँ, मैंने वी को नहीं कहेंगे, मैंने नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया। तो नेमिंग कन्वेंशन को अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं यहाँ पर माई वेरिएबल ऐसे लिखूँगा। कहलाएगी ना, क्या ये गलती तो नहीं कहलाएगी। ये गलती नहीं कहलाएगी, लेकिन आपको ना नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। मतलब आप जब नेमिंग कन्वेंशन को हाँ, ध्यान, वो ध्यान में रखा है, लेकिन सर अगर बाज दफा नहीं भी रख पाए तो गलती नहीं होती है, इसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि ये गलती नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं आपको शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ ना कि प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ें ना गुड प्रैक्टिस होती हैं और कुछ चीज़ें बैड प्रैक्टिस होती हैं। तो बैड प्रैक्टिस के मतलब ये होता है कि एक ऐसा डेवलपर जिसने काम करना तो सीख लिया, लेकिन उसने अपने काम को, उसको एक प्रोजेक्ट मिला कि एटीएम मशीन बनाए। उसने एटीएम मशीन का प्रोजेक्ट बनाया और ऐसा बनाया कि उसके कोड ना तो समझ में आ रहे हैं, ना ये समझ में आ रहा है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हो रही है, किधर ख़त्म हो रही है, ना उसने सही से नाम लिखा है, लेकिन उसका कोड चल रहा है, एटीएम मशीन प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन जब उसके कोड को देखने जाएँ तो कोई कमेंट नहीं है वहाँ पर, वेरिएबल के नाम उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। जैसे कि एटीएम मशीन में अगर आपको डिपॉजिट करने हैं तो डिपॉजिट के वेरिएबल का नाम अगर वो रखता कि डिपॉजिट वेरिएबल या फिर सिंपल डिपॉजिट रख देता तो आपको पढ़ के समझ में आ जाता अच्छा ये वेरिएबल बनाया है डिपॉजिट के लिए। लेकिन उसने क्या लिखा, उसने ए लिख दिया वेरिएबल का नाम, और ए लिख दिया, और ए के बाद से ना उसने डिपॉजिट वाला सारा काम कर लिया। तो प्रोग्रामर तो वो भी है, एरर उसका भी नहीं आएगा, कोड उसका भी चल रहा है, लेकिन उसने गुड प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया। आपको समझ आई बात मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? जी सर। तो ये है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका कोड जो है ना वो मतलब इस तरीके से लिखा हो कि पढ़ने वाले को ना पहले अटेम्प्ट में ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ है और इसने इस तरीके से काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कह रहा था माई वेरिएबल, हाँ मैं आपसे ये बता रहा था कि जो हमारा वो होता है ना वेरिएबल, वो वेरिएबल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की चीज़ है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में। इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ताहा तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 6 जी। तो नंबर टाइप की एक वैल्यू लिखी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँ तो आप कहेंगे बूलियन टाइप की एक वैल्यू लिखी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर एरे बना दूँ और एरे के अंदर मैं यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी यहाँ पर कर दूँ तो अब आप ये कहेंगे कि भाई ये एक एरे है जिसकी 0 इंडेक्स पर ए है, 1 इंडेक्स पर बी है और 2 इंडेक्स पर सी है। तो वेरिएबल ने क्या किया, वेरिएबल ने अपने अंदर स्ट्रिंग भी रखा, नंबर भी रखा, बूलियन भी रखा और एरे को भी स्टोर कर लिया। हमने इसको बोला कि एरे को रख लो अपने अंदर, तो एरे को भी रख लिया इसने। और एरे के साथ साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए हम बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस लेते हैं,
तो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ना, यहाँ पर मैं लिख दूँ नेम, यहाँ पर मैं लिख दूँ ताहा, फिर कॉमा लगा कर यहाँ पर एज लिख दूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 26। तो वो क्या करेगा, ये वाला जो मेरा वेरिएबल है इसने अब क्या कर लिया, अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट भी रख लिया। तो आपको ये बात समझ में आती है कि वेरिएबल यहाँ पर हमारे टाइपस्क्रिप्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो अपने अंदर कुछ भी सेव कर लेता है, एरे, ऑब्जेक्ट या किसी भी टाइप का डाटा। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप ना, दिस मीन्स यू कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डाटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग और मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। तो आपको मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स टाइप का भी डाटा आप इसमें रख सकते हैं, या मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के मतलब आप इसको इस तरीके से ही लें कि आप ऑब्जेक्ट्स या फिर एरे या फिर दूसरी चीज़ें भी आप इसमें रख सकते हैं वेरिएबल में। आपको समझ में आई ना ये बात, अभी मैंने आपको क्या बोला है? जी सर। Can be stored in variable. This specification helps catch error during development, making your code more robust and maintainable. तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई जब हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल बनाते टाइम, सर वैसे ये जो आपने लिखा है ये जी 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 बताएं। जैसे आपने डायरेक्ट लिख लिया माय वेरिएबल इक्वल्स टू था, इस तरह लिख दिया, ये स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप तो नहीं कहलाएगी। मैं भी इसी पर आ रहा था, मैं भी इसी पर आ रहा था। इसमें यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये है स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप। यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड टाइप स्क्रिप्ट। तो हम इसी के ऊपर आ रहे थे अभी कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मीन्स क्या है कि दिस स्पेसिफिकेशन हेल्प कैच एरर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मेकिंग योर कोड मोर रोबस्ट एंड मेंटेनेबल। तो अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई एक यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, लेट यूज़र नेम, और उसके बाद डाटा टाइप डिफाइन किया, और फिर उन्होंने यहाँ पर लिखा सर अमीन आलम, ठीक है। तो मैंने जब अपना यहाँ पर माई वेरिएबल बनाया, या फिर मैं माई नेम अगर बनाता हूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर जब मैं लिखता हूँ ताहा अहमद, तो क्या होगा कि यहाँ पर वो एरर नहीं देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सा वाला केस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग टाइप है? नहीं सर, नहीं है strong। ये स्ट्रॉन्ग टाइप नहीं है। स्ट्रॉन्ग टाइप नहीं है, ये टाइप इनवेरिएंस कहलाता है शायद। बिल्कुल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये जो है, हमने अपनी पुरानी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी है कि एक चीज़ होती है एक्सप्लिसिटली और एक चीज़ होती है इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पर डाटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिफाइंड। स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दूँ, तो आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की, और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग आप ये बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग डाटा टाइपिंग यहाँ पर किया आपने, या फिर आप ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली डाटा टाइप को डिफाइन किया आपने, बात एक ही है। लेकिन जब आप यहाँ पर डाटा टाइप को डिफाइन नहीं करते, तो अब टाइप स्क्रिप्ट जो है वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि इसके अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू आएगी उस टाइप का वेरिएबल इसको ये बना देगा। मिसाल के तौर पे ये कौन से टाइप की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है? स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ना, तो जब मैं अपने वेरिएबल के उसके नाम के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये कहते हैं माई नेम इज़ डिक्लेयर्ड। ये तो चलो एक अलग बात है। यहाँ पर ये कह रहे हैं दूसरी लाइन में माई नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है माई नेम स्ट्रिंग। इसको कैसे पता चला, मैंने तो यहाँ पर नहीं बताया। तो ये अंदाज़ा लगा रहा है मेरी वैल्यू को देखकर। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू ही हटा दूँ अपनी, यहाँ से मैं अपनी वैल्यू को हटा दूँ, तो अब इसको तो अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि ये कौन से टाइप का है मेरा ये वेरिएबल। तो मैं जब इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो आप देखेंगे माई नेम जो है वो एनी टाइप का कर दिया इसने। एनी मतलब कोई भी टाइप का वेरिएबल ये हो सकता है। तो अब मुझे ये बात समझ में आई कि
यहाँ पर अगर मैं माई नेम को लिखूँ मिसाल के तौर पे, और यहाँ पर मैं माई नेम को वैल्यू असाइन करूँ, और फिर मैं चेक करूँ, तो फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन में फर्स्ट टाइम जब इसने एनी टाइप आपने इसको दिया, आपने कौन सा टाइप दिया था, मतलब कोई भी टाइप नहीं दिया, इसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये टाइप क्या होगी इसकी, एनी टाइप की होगी। ठीक है, अंदाज़ा लगाने को इन्फर कहते हैं। इन्फर मतलब इम्प्लिसिटली, इन्फेरेंस या इन्फर एक ही बात है। तो टाइप स्क्रिप्ट ने अंदाज़ा लगाया कि इसको एनी टाइप का रख दो, लेकिन जब आप बाद में इसको स्ट्रिंग टाइप दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप इसको टाइप, अगर आप यहाँ पर देखें तो माई नेम जो है वो अभी भी एनी टाइप का है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर माई नेम का वेरिएबल दोबारा से लिखूँ और यहाँ पर मैं नंबर दे दूँ, तो वो क्या करेगा, वो इसको नंबर भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पर माई नेम दोबारा से लिखूँ और यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूँ, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, बूलियन टाइप का भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसके मतलब ये हुआ कि इम्प्लिसिटली जब आपने इसको डिफ़ाइन किया था ना सबसे फर्स्ट टाइम पे, जब आपने डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को, अगर आप इस वक्त स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर देते ना, यहाँ पर बता देते कि भाई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है इसमें सिर्फ, और भले आप इसको आगे की वैल्यू कुछ भी नहीं देते, बस इतना बता देते कि भाई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, तो आपको वो नंबर वाले में भी एरर दे देता और बूलियन वाले में भी एरर दे देता। लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं, तो उसको अंदाज़ा हो नहीं पाया इस बात का कि भाई इसमें मैं कौन सी वैल्यू सेट करूँ, तो उसने एनी टाइप दे दिया आपको। एनी टाइप में आप स्ट्रिंग रखें, नंबर रखें, बूलियन रखें, कुछ भी रखें, वो आप उसमें रख सकते हैं। तभी आपको यहाँ पर वो अलाउ कर रहे हैं कि एक ही वेरिएबल में आप स्ट्रिंग टाइप, नंबर और बूलियन तीनों रख दें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो है वो लाजमी करनी है। और मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि जब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ना क्या होता है कि थोड़े से कोड चीज़ को लिखने के लिए ना, थोड़ी सी चीज़ को लिखने के लिए हमें बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि वही चीज़ जब कंपाइल होकर जाती है तो वो चीज़, वो तमाम कोड ना कम होते हैं, क्वांटिटी में कम होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को ना इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बाद में, अभी नहीं। अभी तो अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप बाद में लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़बरदस्ती अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने क्या बनाया, माई नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप इसी लाइन में इसको वैल्यू अगर दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे ताहा दे रहा हूँ मैं, तो इसने यहाँ पर इसको इम्प्लिसिटली बोलें या इन्फर बोलें, इसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। जी सर। तो ज़बरदस्ती जो है वो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज़बरदस्ती स्ट्रिंग टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई केस ऐसा है जिसमें आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, आपको लाजमी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली या स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, ताकि जब बाद में आप इस वेरिएबल को यूज़ करें तो आप इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि आप नंबर, बूलियन और तमाम चीज़ें आप इसमें रख रहे हो। समझ आई बात? सर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटली का थोड़ा सा बता दें। वैसे सर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल एज के नाम का, ठीक है, उसको मैंने कर दिया एनी टाइप का, मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग नहीं की, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैंने बोला कि इसके अंदर मैं यूज़र से उसका एज पूछ लूँगा। अब मैंने उसको बोला कि भाई एज बता दो, उसने पता है क्या किया, उसने यहाँ पर लिख दिया ट्रू। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ, आपको भी पता है कि अगर मैं एज इज़ इक्वल टू ट्रू करूँ तो वो ले लेगा। ठीक है, तो मतलब ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना इस बात की कि भाई एज इज़ इक्वल टू ट्रू के क्या मतलब है, या फिर मैं एज इज़ इक्वल टू बोल दूँ यस,
ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में लिख दूँ। इसके कोई मतलब बनते हैं क्या? मतलब कोई सेंस तो नहीं बना रहा है ना ये कि भाई एज इज़ इक्वल टू ट्रू, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी आपने बोला कि भाई होनी चाहिए हमारे पास। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं ना यूज़र को, तो फिर वो यूज़र यही करता है कि वो क्या कर देता है, यहाँ पर आपने अगर कभी किसी फॉर्म को फिल किया होगा ना, तो आप ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर एनआईसी नंबर या आपका मोबाइल नंबर लिखना है आपको, और अगर आप एक वर्ड नंबर का जो एक नंबर है ना वो आप अगर ज़्यादा लिख दें, तो आपको वहीं पर वो बता देता है कि भाई आपने नंबर ज़्यादा लिख दिया है या नंबर कम लिख दिया है, या आपने एनआईसी नंबर कम लिखा है या ज़्यादा लिख दिया है। तो वहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वैलिडेशन कहते हैं उसको। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूज़र को पहले ही बताते हैं कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली हुई वहाँ पर, जो मांगा है वो दो, हट के कोई चीज़ दोगे तो डाटा ख़राब हो जाएगा हमारा। समझ आई बात? जी सर, जी सर। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग अभी आपको करनी है लाजमी, लेकिन ज़बरदस्ती की स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो है ना वो अब आप देखेंगे मैं वीडियोस में अक्सर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करता हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है वो अभी हमारे लिए अच्छा है, हमें करना है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, क्योंकि हम जब स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करेंगे ना तो हमारे माइंड में एक चीज़ बनेगी कि हाँ भाई ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने बोला है कि इस टाइप का ही डाटा आना चाहिए। ठीक है, वरना आपको क्या होगा अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग अभी नहीं करते ना, तो आपको जब आप 10,000 लाइनों का कोड लिखेंगे, फिर आपको वापस आके देखना पड़ेगा कि इस एज के वेरिएबल में मैंने जो वैल्यू रखी थी वो क्या रखी थी। वैसे तो आप कहीं भी इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो आपको बता ही देगा कि भाई इसका टाइप क्या है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टाइपिंग आप करेंगे ना तो वो बेहतर है अभी, क्योंकि मैं खुद भी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो है ना वो फॉलो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी नीड है अभी, वो हमें उसकी ज़रूरत है, और इसी तरीके से हमारी आदत बनेगी। तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है आपको ये भी समझ में आया, और अभी हमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को फॉलो करना है ये भी समझ में आया। क्लियर है ना? जी, कोई कन्फ्यूजन है क्या आप लोगों को? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ पर ना जो सर अमीन है, सर अमीन हमें एरर्स के हवाले से कुछ बता रहे हैं, तो हमें एरर। एरर का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का एरर जो है वो आ रहा होता है, ताकि आप एरर्स को देखकर भी समझ जाएं कि आपने क्या गलती की है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एज इज़ इक्वल टू, एज को पहले हम टाइप डिफाइन कर दें और उसके बाद हम बोल दें कि भाई एज इज़ इक्वल टू 26, और नीचे आके मैं यहाँ पर एज को बराबर कर दूँ ताहा के, तो वो मुझे देगा एरर। तो वो मुझे, आप लोगों को तो पता है कि वो क्या एरर देगा, वो आप लोगों को ये पता है कि वो क्यों एरर दे रहा है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि वो क्या एरर देगा, आपको बस अभी ये पता है कि वो क्यों एरर दे रहा है। तो वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की हुई है नंबर पर, और आप बाद में स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो दे रहे हैं इनसे। तो हम देखते हैं कि ये एरर क्या दे रहा है। ये एरर दे रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, मतलब टाइप स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पर लिखी है वो असाइन नहीं कर सकते आप टाइप नंबर में। ठीक है, तो सर अमीन यही बता रहे हैं हमें कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इन्होंने डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी है और बाद में ये असाइन कर रहे हैं नंबर। तो आपको ये एरर समझ में आया ना कि ये एरर क्या बोल रहा है? जी सर। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हम चलते हैं इन द एग्जाम्पल, attempting to assign a number to username would result in error. This is type enforcing strong type ensure that the variable are always used with the correct type of data. वो ये बता रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करने का फ़ायदा ये है कि जब भी यूज़र उसमें डाटा फिल करेगा तो हमें डाटा करेक्ट मिलेगा। मैंने अभी जो एग्जांपल दी कि एज के अंदर वो ताहा नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर दी है, वो एज के अंदर नंबर ही लिखेगा, नंबर के अलावा वो अपना नाम नहीं लिखेगा। हो सकता है भाई उसने गलती से नाम लिख दिया हो, उसको जल्दी जल्दी लिखने की आदत हो, उसने देखा ही नहीं कि वो एज वाली फील्ड में खड़ा हुआ है, उसने नाम लिख दिया वहाँ पर।
तो ये वाली गलती नहीं होगी। इस वाली गलती से क्या होगा, वो हम बच जाएंगे अगर हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करेंगे तो। उसके बाद फिर कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप तो मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल जी सर। अभी हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। ये बहुत सिंपल होने वाला है। देखते हैं ये क्या है। नॉन प्रोग्रामिंग को हम छोड़ देंगे। डाटा टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट, हम डाटा टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट देखते हैं। टाइप स्क्रिप्ट एनहेंस जावा स्क्रिप्ट बाई एडिंग एक्सप्लिसिट टाइप। आप में से अभी किसी ने बोला था ना कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में उनको समझ नहीं आ रही बात, उनको कुछ कन्फ्यूजन है। जी सर। तो आपको यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैंने नंबर का जो डाटा टाइप है वो मैंने यहाँ पर लिख कर यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है मतलब। तो आपको ये बात समझ में आती है ना कि यहाँ पर मैंने नंबर का जो डाटा टाइप है वो यहाँ पर लिखा है। जी सर। तो जब भी आप नंबर नंबर कह रहा हूँ, जब भी आप डाटा टाइप आपने उसको बताया है। जब भी आप डाटा टाइप को लिखेंगे ना खुद से, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूँगा तो मैंने ये खुद से लिखा है ना। तो जी सर। जब भी मैं खुद से लिखूँगा नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन या कुछ भी लिखूँगा तो क्या होगा, वो एक्सप्लिसिटली मैंने लिखा है। मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब क्या हुआ कि आप उसको खुद से लिख रहे हैं। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी आप स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप और सिटी जो है इनकी आवाज़ कट गई, मैं बता रहा हूँ ये क्या कहना चाह रही थी। देखें, स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप जब भी आप लिखेंगे ना, एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली क्या है वो आपको समझ में आ जाए, ताकि जब भी हम खुद से लिखेंगे तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग डाटा टाइपिंग। आपने खुद से लिखा है, यहाँ पर आपने बोला भाई स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा चाहिए। और जब भी आप खुद से लिखेंगे तो या तो वो स्ट्रॉन्ग डाटा टाइपिंग बोलें उसको, या फिर बोलें एक्सप्लिसिटली लिखा है आपने डाटा टाइप को, बात एक ही है। लेकिन जब आप यहाँ पर नहीं लिखते और टाइप स्क्रिप्ट आपकी वैल्यू को देखकर अपनी डाटा टाइप खुद से सेट कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं इन्फर करना। इन्फर मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। तो इस वेरिएबल ने, हमारे टाइप स्क्रिप्ट ने इस वेरिएबल को, इस वैल्यू को अंदाज़ा लगाकर एक डाटा टाइप दे दिया कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा होने वाला है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इन्फर हो गया डाटा टाइप हमारे वेरिएबल में। Implicitly. और इसको हम कहेंगे कि भाई इम्प्लिसिटली डाटा टाइप सेट हो गया इसका। अब आपको एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली में फ़र्क पता चला। ओके सर। तो वो जी सर। तो वो यहाँ पर Clear. वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि explicit types this allow you to specify what kind of a data variable can hold, such as a number, a string or a more complex structure like an array or object। ठीक है, ये बात तो आप लोगों ने अभी देख भी ली कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डाटा टाइप्स जो है वो उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो डाटा टाइप्स बता रहे हैं, तो डाटा टाइप्स में हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जैसे भी उन्होंने कैटेगराइज किया उसको हम देखते हैं। हेयर आर सम बेसिक डाटा टाइप्स एंड टाइप स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो हमें ये बात बताई गई है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बेसिक डाटा टाइप्स जो हैं वो हैं कौन कौन सी। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप जो है वो टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मतलब मैसेज, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना कोई भी मैसेज लिखता हूँ या टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये जो नाम है ये मेरा क्या है, एक टेक्स्ट है। ठीक है, ये आप सबको ये बात समझ में आती है कि ये जो नाम मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट की पहचान ये होती है कि वो डबल कोट या सिंगल कोट या बैकटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ नंबर 6, तो ये क्या, ये टेक्स्ट है? मुझे आप बताएं, ये टेक्स्ट है या नंबर है?
सर ये तो नंबर है। नंबर ये नंबर है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई टेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग के अंदर आती है और इसकी पहचान क्या है, सिंगल कोट, डबल कोट या बैकटिक के अंदर आएगी। अच्छा, उसके बाद नंबर डाटा टाइप जिसमें नंबर डाटा टाइप जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और नंबर ये तमाम आ सकते हैं। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट किसको कहते हैं आप बताएं। सर इंटीजर जो होता है वाली सर वैल्यू को कौन सी वैल्यू? पॉइंट में जो होता है जी जी, पॉइंट सर वाली। 0 पॉइंट समथिंग जो जी सर इंटीजर जी में जो सर होता है फ्लोटिंग मैंने क्या सर, फॉर एग्जांपल हम सीरीज वाइज चलते हैं, 1.0011 2.002 इस तरह करके टेक्स्ट मतलब चलते हैं। आसान लफ्ज़ों में डेसिमल वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 12.5 लिख दूँ और एज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसने क्या इन्फर किया, इसने एक्सप्लिसिटली नंबर डाटा टाइप सेट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं नंबर पॉइंट में लिखूँ या बिना पॉइंट के लिखूँ तो डाटा टाइप क्या ही सेट होता है, नंबर सेट होता है। तो ये वो वहाँ पर यही बता रहे हैं, इंटीजर सर और पॉइंट में लिखने को क्या कहते हैं? पॉइंट में डेसिमल वैल्यू, फ्लोटिंग कहते हैं ना, फ्लोटिंग वैल्यूज़। यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अगर मैं वैसे मैं आपको दूसरी, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, दूसरी लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए। उसमें आप जाके चेक करने मत लग जाना कि दूसरी लैंग्वेज भी हम ज़रा देखें उसमें क्या है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि सी शार्प के अंदर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फ्लोटिंग वर्सेस एंड, W3 स्कूल को देखते हैं। देखें यहाँ पर इंटीजर जो है ना, इंट जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, इंटीजर में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट नहीं है, इन्होंने 10,000 लिखा हुआ है। तो ये 10,000 एक स्ट्रेट सीधी सीधी वैल्यू है 10,000। लेकिन जब हम देखें उसको पॉइंट वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्लोट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है। जी सर। तो जी सर। फ्लोट के बाद इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5.7.5। तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है ये क्या क्या कहलाती है, फ्लोट कहलाती है। यही बस बताना था मुझे। ये 5.75 के बाद उन्होंने एफ कैसे लिख दिया? अरे आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, वो दूसरी लैंग्वेज है, वो सी शार्प है, अच्छा वो जावा स्क्रिप्ट टाइप ठीक है। स्क्रिप्ट नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि फ्लोटिंग, बेसिकली मुझे आपको बताना था कि फ्लोटिंग जो है ना वो नंबर वाले उसको कहते हैं, पॉइंट डेसिमल वाले नंबर को कहते हैं फ्लोटिंग। तो अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर नंबर लिखा था। इंटीजर जो है वो जो सीधी कंप्लीट वैल्यू होती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा होता है कि भाई 10 है, 20 है, 50 है, 10,000 है, तो वो क्या है, इंटीजर है। और ये दोनों जो है वो डाटा टाइप किसके हैं, नंबर डाटा टाइप के हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बूलियन में अगर हम आते हैं तो बूलियन में क्या है कि ट्रू और फॉल्स आता है। ट्रू और फॉल्स जो है वो बूलियन का पार्ट है और इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि भाई ट्रू और फॉल्स जो है वो बूलियन है। उसके बाद टाइप एनी, जिसको हम यूज़ नहीं करते और बहुत बहुत कम, हाँ बहुत कम जगहों पर यूज़ करेंगे अगर हम करेंगे भी। तो ये किस लिए आता है, या हम अभी हमने आपको दिखाया कि स्ट्रिंग नंबर बूलियन मैंने एक वेरिएबल के अंदर टाइप एनी डिफाइन कर दिया था और मुझे बाद में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी कि मैं स्ट्रिंग को भी लिख दूँ, नंबर को भी लिख दूँ, बूलियन को भी लिख दूँ। तो हमारे टाइप स्क्रिप्ट में काम करने का मकसद यही है कि हम यूज़र को मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो अलाउ ना करें, वो मतलब इतनी ज़्यादा अननेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ ना करें कि उससे पूछा गया एज और वो वहाँ पर अपना नाम ही लिख दे। तो एनी डाटा टाइप में क्या होता है, आपको अलाउ होता है कि आप किसी भी टाइप का स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन टाइप का डाटा आप उसमें लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई ना आपको? जी सर।
जी सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, एक एग्जाम्पल दिखाई है जिसमें इन्होंने एक्सप्लिसिटली इन्होंने स्ट्रिंग डाटा टाइप डिफाइन किया यूज़र नेम में, जिसमें नाम लिखा है अमीन आलम, एज लिखा है 24, इज़ स्टूडेंट। अच्छा, आपने नोट किया यहाँ पर इन्होंने बूलियन से पहले इज़ करके लिखा है। जी सर। तो आपको ना ये इसका जी सर। एक एग्जाम्पल भी मिल गई। देखें, बूलियन में ऐसे हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि वो बूलियन डाटा टाइप है। नेमिंग कन्वेंशन है, गुड प्रैक्टिस है अगर आप लिखें इस तरीके से। तो बूलियन को इन्होंने फॉल्स लिखा है और एक एनी नंबर डाटा टाइप दिया है, एनी डाटा टाइप डिफाइन किया है रैंडम वैल्यू में, और इसमें आप स्ट्रिंग नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताएं पहले से। उसके बाद कमेंट है। कमेंट का सिंपल वही है कि आप कमेंट क्यों लिखते हैं। दीज कमेंट आर इग्नोर बाय द, यहाँ पर नहीं, कमेंट्स इन कोड आर एनोटेशन एडेड बाय द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। आप जब भी अपने प्रोग्राम में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या कोई नोट्स बनाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो दूसरे के लिए बना रहे हो। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ना, मैं जब टू डू की प्रैक्टिस कर रहा था तो टू डू में मैंने यहाँ पर अपने जो ये कमेंट्स ऐड किए हैं, तो मुझे कमेंट से फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर मैंने लिखा ऑप्शंस। तो जब मैंने ऑप्शंस लिखा तो क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा था। मैं नीचे से जब ऊपर आ रहा था ना, तो कमेंट मुझे यहाँ पर बता देता था ऑप्शन का कोड ये है, इतना सा ऑप्शन का कोड है। फिर ऐड वाला जो मैंने कोड लिखा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ऐड वाला कोड। अब मुझे अगर ऐड के अंदर काम करना है तो मैं गलती से रिमूव वाले कोड में नहीं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐड का कोड कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। मुझे देखना पड़ेगा इफ़ कंडीशन में आगे कि अच्छा यहाँ ये रिमूव लिखा हुआ है तो ये रिमूव का कोड है, इससे ऊपर ऊपर मुझे काम करना है। फिर मैं काम करते करते भूल जाऊँगा, फिर मैं नीचे आऊँगा। सर ये जी जी बताएं। मैंने कहा ये चीज़ आपने बहुत अच्छी इम्प्लीमेंट की थी, क्योंकि मैंने इससे पहले ये चीज़ देखी ही नहीं थी, लेकिन इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है कोड ढूंढने में। हाँ, ये यही सर अमीन आलम यही बता रहे हैं कि वो क्या होता है कि नोट्स बन जाता है, क्लैरिफिकेशन आ जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को एक्सप्लेन करें अपना कोड। दूसरा भी उसको अच्छे से समझ जाएगा, लेकिन मैं भी जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे भी हेल्प की। कमेंट ने बता दिया कि भाई इतना सा कोड है, इधर ही आपको ऐड में जो भी करोगे वो इसी कोड के अंदर करोगे। अच्छा, मैं हाथ के हाथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब मेरा बहुत सारा कोड हो गया, ठीक है। अब मुझे काम करना है अपने रिमूव वाले कोड में। रिमूव वाला कोड जो है, देखें यहाँ पर जब मैं उस वक्त काम कर रहा था ना, तो मैंने उस वक्त क्या किया था कि यहाँ पर कन्फर्मेशन में यहाँ पर मुझे कमेंट ऐड नहीं किया था मैंने अपना एक्चुअल कोड तो कहीं और लिखा हुआ है। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने ये बनाया था। तो मुझे करना ये चाहिए था कि यहाँ पर भी मैं ऐसे कमेंट ऐड करके लिख देता कन्फर्म। तो अब मुझे पता होता है कि भाई मेरा रिमूव वाला कोड इतना है और कन्फर्म उसके नीचे से शुरू हो रहा है। तो मिसाल के तौर पे अब मुझे अपने रिमूव के कोड को देखना है और मुझे देखना है इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑप्शन बीच में आ जा रहा है, ऑप्शन के बाद जो है ऐड का कोड बीच में आ जा रहा है, फिर उसके बाद जाके रिमूव आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी चीज़ को देखने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से देख रहा हूँ, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर यहाँ से देख रहा हूँ, फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक, यहाँ पर आपको अगर नज़र आए ना तो एरो दिए हुए हैं यहाँ पर छोटे से, कोलैप्स करने के लिए। कोलैप्स मतलब इसको बंद करने के लिए। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मेरे इंक्वायरर का जो कोड है वो मैंने यहाँ पर लेट ऑप्शन अवेट करके ये पूरा इंक्वायरर का कोड है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये मेरा इंक्वायरर का कोड है, तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ ये मेरा पूरा इंक्वायरर का कोड है। हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। तो जो मैंने ऑप्शन यहाँ पर शो किया है
ऐड और रिमूव। तो ये मेरा क्या है, इंक्वायरर का कोड है, ये पूरा इंक्वायरर का कोड है कि लेट लिखा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये एक ही कोड है। तो मैं इसको कोलैप्स कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा पहली वाली लाइन में जहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट करके, इधर आके मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैंने क्या किया अपने इंक्वायरर जो मैंने बनाया था उसको मैंने और कोलैब बोलूंगी आप पहले ये बता दें फिर मैं बताऊंगी। क्या क्या मैंने यहाँ एक बात ऐड करनी थी। जी जी बताएं बताएं। सर ये जो आप वीडियो बना के हमें बता देते, ये जैसे टू डू की लिस्ट पे आपने वीडियो बनाई है, जी हम देख के आपके कोड को समझ तो जाते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी अचानक ही क्वेश्चन पूछा ना कि मेरा इंक्वायरर वाला कोड ये है, ये चीज हम लोग वहाँ वीडियो में नहीं समझ पाते जितना आपसे ये लाइव में सीख पाते हैं कि ये आपने जो डिस्क्राइब किया अभी इंक्वायरर का कोड क्या है। वरना हमने तो हर जगह इंक्वायरर ऐड किया था, हमें तो अलग से ये अभी तक मुंह में ये बात ही नहीं आती कि इंक्वायरर का कोड क्या है। लेकिन ये जो आप लाइव में आके बात करते हैं ना सर, हमें वीडियो से ज्यादा इसमें समझ आता है। चलें तो आप तो जब एक वीडियो बनाया काम करें हमें उस पर एक्सप्लेनेशन ऐसे दे दिया करें लाइव में। एक काम और अच्छी हम ये भी कर लेंगे कि अभी ये टेस्ट वाली चीज़ हमारे सर से थोड़ा उतर जाए। मतलब ज़्यादा दिन की तो बात नहीं है, अभी हमने कवर किया है 48, तो हम 50 51 जो भी है हम अभी देख लेते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें। तो 3 4 दिन में आई थिंक, या 2 3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ना फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर लेंगे उसकी कि भाई सर आपने ये तो एक्सप्लेन की थी टू डू लिस्ट तो आपने एक्सप्लेन की थी पूरी। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर करेंगे, ज़बरदस्ती मैं नहीं करूँगा कि भाई आज मैं आपको टू डू लिस्ट बताता हूँ दोबारा जी से। सर, आप कर मैं दिएगा। आप वीडियो बनाते वो अलग चीज है, लेकिन जैसे ही आपने अभी सवाल किया था ना कि मेरा इंक्वायरर का कोड कहाँ है, हम तो हर जगह इंक्वायरर लिखते हैं, लेकिन हम लोगों को ये अलग से बात नहीं पता होती, ये भी मैं आपके समझ बोलने गया से पता लगी है मैं समझ कि गया यहाँ जितनी भी। मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल मैं हाँ समझ गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी सर जो मेरा पर्सनली ना पर्सनली प्रोजेक्ट्स को भी आप क्लियर कर दिएगा एक टेस्ट के बाद। मैं यही चाह रहा था कि मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं और आप लोग ऐसी एक्सप्लेनेशन हो कि आप लोग फ्री होकर कुछ भी सवाल पूछें कि भाई ये ऐड जो है ये क्या काम कर रहा है, इनपुट क्यों लिखा है, कैसे चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बताएं। तो फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूं, क्योंकि अगर मेरा ये कोड है और मैं अगर इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर बेकार है ना मेरा वीडियो बनाना या फिर कोड लिखना। तो इसलिए तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो है मेरे कोड में, और सिर्फ मेरे कोड में, मतलब ऐसा ना हो कि कोई अपने वाले क्वेश्चंस लेकर आ जाए, क्योंकि हर बंदे का लिखने का तरीका अलग होता है। तो उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं देखेंगे, वीडियो के बाद देख लेंगे, ताकि दूसरे लोगों का भी सर टाइम जब ज़ाया हम नहीं हो। आपके अच्छा अच्छा, सुने 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 मैं क्या कह रहा हूँ, सुने। यहाँ पर ना, और मुझे क्या करना था कि ये जो रिमूव वाला कोड था, ये रिमूव वाला जो कोड है इसको मुझे देखना था, और साथ के साथ मुझे देखना था ये जो मैंने ऊपर ये डिफ़ाइन किया है। तो मैं क्या कर रहा था, ऑप्शन वाला कोड मैंने लिखा और इसका काम हो गया ख़त्म। तो मैंने इसके कोड को कोलैप्स कर दिया। कैसे बंद किया, पहली वाली लाइन जहाँ पर यहाँ पे मैंने लिखा था ना लेट ऑप्शन, और फिर ये पूरा इंक्वायरर का कोड लिखा था, इसको मैंने क्या किया, पहली वाली लाइन के एरो में आके इसको मैंने बंद कर दिया। फिर ऐड का कोड है, ऐड का कोड भी मैंने लिख लिया सही से, ऐड का काम भी मैंने कोड लिखा, कंप्लीट करके चेक करके मैं सेटिस्फाई हो गया कि ऐड का जो मेरा कोड है ना वो सही काम कर रहा है। तो ऐड के कोड को जो है यहाँ पर सबसे पहला क्या है, ऐड का कोड इफ़ वाली लाइन से शुरू हो रहा है, इस लाइन से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो मैं इफ़ वाली लाइन से पहले आके ना इसको कोलैप्स कर दूंगा। तो जैसे ही कोलैप्स करूँगा अब क्या होगा, इफ़ वाला कोड भी बंद हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर रिमूव का कोड आ गया और ऊपर वाला कोड आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको नहीं देखना है, ये दोनों मैंने कोलैप्स किए हैं, ठीक है। जब मुझे देखना होगा मैं इसको ओपन करूँगा, देख लूँगा, और जब ज़रूरत नहीं है मैं इसको कोलैप्स कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने इस रिमूव को भी सर मुझसे ये एक दफा गलती हुई थी, इस पे क्लिक होने से डेटा गायब हो गया था, मुझे लगा शायद मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था शुरू में। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको ना एक चीज़ और अगर मैं बताऊं,
तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐड के अंदर, इस ऐड के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इफ़ कंडीशन लिखी है, ठीक है, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लिखी है, और इस इफ़ कंडीशन के बाद फिर मैंने इंक्वायरर का कोड लिखा है, ठीक है। इंक्वायरर को मैं ज़रा इंडेंट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, अंदर कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से इफ़ कंडीशन लिखी है, और उसके बाद फिर एल्स की कंडीशन लिखी है, फिर इफ़ का जो ये है कर्ली ब्रेसेस, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब जो मैंने आपको ये कोड अपना बताया, तो आप लोग हो गए कंफ्यूज कि भाई इफ़ की जो ये वाली कंडीशन है, ये जो इफ़ की ये वाली कंडीशन है, ये इफ़ की ये कंडीशन लिखी, फिर इंक्वायरर लिखा, फिर इफ़ लिखा, फिर एल्स लिखा, देखने में हो रही है कन्फ्यूजन। तो अब मुझे आप ये बताएं, मैं इंडेंट को ज़रा दोबारा से सही कर देता हूँ यहाँ पर। सर ये इंटेंट कैसे आता है ये बताइए। वो सिंपल, आप कोड को सेलेक्ट करके टैब का बटन दबाएंगे ना, तो वो 4 स्पेस आगे बढ़ जाता है, और वापस लाना है तो शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वो वापस आ जाता है। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मुझे ये बताएं, ये जो इफ़ का ये वाला जो इफ़ है, इस इफ़ में और इस इफ़ में मुझे ये बताएं, ये जो एल्स है, ये इस इफ़ का एल्स है या इस इफ़ का एल्स है, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ, नीचे वाले को भी हटा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये नज़र आए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने एल्स लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इफ़ मैंने लिखा है और ये जो इफ़ मैंने लिखा है, इन दोनों इफ़ में ये जो मैंने एल्स का कोड लिखा है, ये एल्स जो है वो इस इफ़ का पार्ट है या इस इफ़ का पार्ट है, ये बताएं मुझे। सर सेकंड इफ का पार्ट है ये एल्स। आपको कैसे बता सर ये सेकंड वाले इफ का है। आपको कैसे बता सेकंड वाले इफ का पार्ट। जी सर। मुझे एक्सप्लेन करें ना, आपको कैसे बता? क्या ना मैं सॉरी मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता कि वो उस एल्स का पार्ट है? 3000 रुपए किलो पे जा रहा सर वाले इसमें तो हमारा मैसेज शो करेगा ना, जो वो है ना, हमारी जो टाइप लगाया है ना नेम आंसर और यूजर मैसेज। वाला, आपने उसके आगे जो स्ट्रिंग दिया है ना, ब्लैंक स्ट्रिंग, मेरी बात सुने, एक एक करके ना, एक एक वाला करके। प्रिंट हो जाए, टू डू लिस्ट नहीं नहीं, सुने सुने प्रिंट हो सुने जाएगी ऊपर वाली। सर सुने इफ सुने जो है वो हमारी कंडीशन की एक मिनट, आप मेरी बात सुने, एक एक करके बताएं। सबसे पहले बिस्मा यूसुफ बताएं वो क्या कह रही थी। है। 10 नाम ले आइएगा। भूल गए ना। अच्छा, नाजिया इमरान जो है माइक ऑफ कर दें, और बिस्मा यूसुफ बताएं कि वो क्या कह रही थी। महंगाई अच्छी खासी होती है मामू की। सर मैं ये कह रही थी कि आपने जो सेकंड वाला जो इफ लगाया है ना, आपने उसमें जो कंडीशन दी हुई है आंसर डॉट यूजर आंसर के जो खाली स्ट्रिंग है ना, अगर वो जो यूजर है वो खाली स्ट्रिंग करता है तो फिर ये वाला एल्स आएगा कि प्लीज राइट समथिंग टू ऐड, ये इसका है। सही। सर मैं बताऊं, जी आप बताएं। सर ये सेकंड वाले इफ का एल्स है, क्योंकि इफ की कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होगी एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो ये टू डू लिस्ट प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो फिर ये आ जाएगी एल्स की कंडीशन, प्लीज राइट समथिंग टू ऐड। अच्छा, मेरे ख्याल से तो ऊपर वाला जो इफ है वो तो इंक्वायरर के लिए डिस्क्राइब किया है ना, नीचे वो आपने तो कंडीशंस इंक्वायरर के बताई। लिए, उसमें तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मैं हमें क्या मैं ऐड करना है। मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर मुझे कभी देखना होता है ना कि ये वाला एल्स जो है वो किस इफ़ का पार्ट है, तो मैं ये देखता हूँ कि इस एल्स के बाद जो
कर्ली ब्रेसेस लगा है उसका कलर क्या है, उसका कलर क्या है अभी? ब्लू। ब्लू है। और ये वाला जो एफ है इसके कर्ली ब्रेसेस का कलर क्या है? ब्लू। और ऊपर ब्लू ऊपर है। ऊपर वाला जो कर्ली ब्रेसेस है उसका कलर क्या है? पर्पल। पर्पल है। तो ये वाला जो एल्स है वो, पिंक है, रेड है, पर्पल है। तो ये वाला जो एल्स है वो किसका पार्ट होगा? ब्लू है। ये सेकंड इसका। सेकंड वाले का। ब्लू वाले का। सेकंड एफ का पार्ट होगा। मैं जाके कंडीशन अगर ना भी पढ़ूँ तो ये मेरी एक अपनी टेक्निक है, इसको मैं ऐसे देखूंगा कि भाई ये ब्लू वाले का पार्ट है, ये जो पूरा एल्स है तो ये इस एफ का ही होगा। ये भले लिखा हुआ पीछे करके, लेकिन क्या हुआ, ये है इसका ही पार्ट। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि भाई इसको सही कैसे करना है। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जब करूँगा ना तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आगे पीछे हुआ भी हो, इंडेंट गलत हुआ हो, तो मैं कलर कोड से मैच कर लूँगा कि अच्छा ये इफ़ जो है ये ऐसे चल रहा है और इस इफ़ का जो एल्स है वो लिखा हुआ ही नहीं है। ये जो इफ़ है वो ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर एक लाइन चल रही है, सीधी लाइन नीचे आकर वो बता रही है कि ये इसका एंड हो रहा है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। और इसके बाद अगर मुझे इस इफ़ का एल्स लिखना है ना तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद आके यहाँ पर एल्स लिखूँगा और जैसे ही मैं एल्स लिखूँगा और जैसे ही मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा तो वो पिंक कलर के कर्ली ब्रेसेस मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस इफ़ का जो कर्ली ब्रेसेस है वो पिंक कलर का है। समझ आई बात? ऐसे ही एक टेक्निक बता रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। नहीं समझ में आई बात? ये बहुत अच्छी टेक्निक है। समझ सर आ आ गई। गई, बहुत अच्छे से आ गई। चलें ये चीज तो जहन में आती भी नहीं। चलें सर मैंने आपकी वीडियो 3 बार देखी थी, मुझे 2 बार समझ ही नहीं आई थी। समझाता सही नहीं हो ना। नो सर ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि कमेंट्स को हमें पता है कि कमेंट्स जो है वो क्या है। तो कमेंट्स जो है ना उसको हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं टाइप इन्फेरेंस की तरफ। टाइप इन्फेरेंस जो है, अच्छा 3 बज गए। टाइप इन्फेरेंस जो है वो सिंपली हम कल पढ़ेंगे कि टाइप इन्फेरेंस क्या है, ठीक है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो टाइप इन्फेरेंस जो है वो 51 है पेज नंबर, ठीक है। सर ये आपने अभी तो समझाया यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ।